हेलो फ्रेंड्स, स्टडी रूम में आपका स्वागत है। और भूगोल, भौतिक भूगोल से रिलेटेड लेक्चर आज से शुरू हो रहा है। तो यह लेक्चर 1 है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे भौतिक भूगोल से। आप जानते हैं कि भूगोल का 3 पार्ट होता है जो कि जनरली जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पार्ट भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी से होता है। फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं। इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं एंड उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी से बनते हैं। तो ये 3 पार्ट होते हैं भूगोल के जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आज हम भौतिक भूगोल का लेक्चर 1 करने वाले हैं, अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी। और इसमें हम लेक्चर 1 में जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में केवल परिकल्पना की गई है, जो कि सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, बहुत बड़ा एक रहस्य है। सूर्य का जन्म कैसे हुआ, ये ग्रह नक्षत्र कैसे बने, और इतने तारे, ग्रह, उपग्रह एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं, कब से हैं, इनका उत्पत्ति कैसे हुआ। तो इन सब के बारे में वैज्ञानिक बस अनुमान लगा सकते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति और निर्माण से संबंधित जितनी भी प्राचीन उत्पत्ति हैं, उनके बारे में जानकारियां हैं जो प्रचलित हैं, उसके अनुसार उसके आयु की गणना की जाती है। तो पृथ्वी की अगर एज जानना हो कि पृथ्वी का एज कितना है, तो इसको जानने के कुछ तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला तरीका है खगोलीय साक्ष्य। खगोलीय साक्ष्य यह इस प्रकार आधारित है कि जैसे सूर्य एवं जितने भी प्रकाशमान पिंड हैं, अपना एनर्जी जो प्राप्त करता है हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, उसके बाद हीलियम है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो है 1 है और हीलियम का परमाणु संख्या 2 है। तो ये जो हाइड्रोजन का कन्वर्जन होता है हीलियम में, इसको कहते हैं संलयन प्रक्रिया। संलयन प्रक्रिया। और इसी प्रक्रिया के दौरान एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। और यही एनर्जी सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। ये जितने भी आकाशीय पिंड हैं, जितने भी तारे हैं, जिनके पास अपना ऊर्जा है, इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है, संलयन प्रक्रिया के द्वारा। तो इस आधार पे जो पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है, वो लगभग 45 अरब वर्ष। 45 अरब वर्ष ये किसका आयु है? तो पृथ्वी के। लेकिन क्या ये सही है? पूर्ण सही नहीं है, क्योंकि पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता है, यह एक कल्पना ही है। दूसरा जो आधार हो सकता है यह है भूवैज्ञानिक साक्ष्य। भूवैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पे। तो यह किस आधार पे? खगोलीय साक्ष्य जो है वो संलयन प्रक्रिया पे डिपेंडेंट है, और ये भूवैज्ञानिक साक्ष्य जो है समुद्र में लवणता की मात्रा पे डिपेंड करता है। समुद्र में नमक की मात्रा पे अनुमान लगाता है, उसकी गणना की जाती है। और इस आधार पे कहा गया है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है समुद्र की उत्पत्ति के 3 करोड़ वर्ष बाद, 3 करोड़ वर्ष बाद हुआ है।
और इस आधार पे पृथ्वी की जो आयु बताई जाती है, पृथ्वी की आयु लगभग 11 करोड़ वर्ष बताई जाती है। 11 करोड़ वर्ष। अब खगोलीय साक्ष्य में अगर यहाँ पे देखिए तो पृथ्वी की आयु बताई गई 45 अरब वर्ष, और भूवैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर अगर देखें तो पृथ्वी की आयु मात्र 11 करोड़ वर्ष है। तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। तीसरा आधार जो है अपर्दन के आधार पे, अपर्दन के आधार पर अपर्दन के आधार पे, और इसमें पृथ्वी की जो आयु बताई गई है 10.5 अरब। चौथा आधार जो होता है रेडियो एक्टिव विधि पे। रेडियो एक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कहा जाता है कि यूरेनियम का क्षय होने के बाद यह सीसा में बदलता है। यूरेनियम का नाभिक विखंडित होकर सीसा का नाभिक बनाता है, और इस दौरान क्या ये करता है, एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ विखंडन प्रक्रिया है, और इस आधार पे पृथ्वी की आयु की गणना जो की गई है लगभग 3 अरब वर्ष आती है। 3 अरब वर्ष, पृथ्वी की आयु की गणना 3 अरब वर्ष मानी गई है। पांचवा विधि जो है जीव वैज्ञानिक साक्ष्य, जीव वैज्ञानिक साक्ष्य। इसमें चट्टानों में उपस्थित जीवाश्म के कण पे के आधार पे किसी चट्टान की आयु ज्ञात की जाती है, और चूंकि हर चट्टान में लगभग कुछ न कुछ मात्रा में जीवाश्म पाया जाता है, तो उसकी मात्रा के आधार पर किसी चट्टान की आयु ज्ञात की जाती है। और इस आधार पे पृथ्वी की जो आयु मानी गई है 4 अरब वर्ष। तो आप देख रहे हैं खगोलीय साक्ष्य के आधार पे 45 अरब वर्ष है, भूवैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पे लगभग 11 वर्ष माना गया है, जो कि बहुत कम है। अपर्दन के आधार पे 10.5 अरब वर्ष, रेडियो एक्टिव विधि के आधार पे 3 अरब वर्ष, और जीव वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पे 4 अरब वर्ष। तो बहुत डिफरेंस है। तो आखिर माना क्या जाए? तो जो सर्वमान्य तथ्य है, अगर उसकी बात करें, जो सबसे ज़्यादा मान्य तथ्य है, उसके अनुसार पृथ्वी की जो आयु है सर्वमान्य आयु जो है, जहाँ पे जाकर सब सहमति होती है, और जो एग्ज़ाम में अगर आता है तो यही मानना है, जो पृथ्वी की आयु है 4.6 करोड़ वर्ष। ये क्या है? हमारी पृथ्वी की आयु है 4.6 करोड़ वर्ष। तो इतना वर्ष पहले क्या हुआ था कि पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई? तो पृथ्वी, जैसा कि मानते हैं कि ये हमारा सन था, और इसी से टूट कर हमारी पृथ्वी अर्थ बना है। तो 4.6 करोड़ वर्ष पहले सन से अलग हमारा पृथ्वी हुआ, और उस समय क्या था, ये जो हमारी पृथ्वी है केवल गैस का गोला, धूल कण और गैस के विशाल बादल से घिरा हुआ ये पृथ्वी एक पिंड था, और उस समय डेंसिटी बहुत कम, और इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण, सन के ग्रेविटी के कारण यह रोटेशन इसमें आया।
जब ये कोई भी पिंड अगर रोटेट करता है तो इसका जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट बाहर की ओर जाएंगे, लेकिन चूंकि इसका भी अपना गुरुत्वाकर्षण है, वो इसे अंदर की ओर खींचेगा और जो कि बैलेंस बना रहता है। लेकिन गुरुत्व के प्रभाव के कारण रोटेशन का जो बल है वो बाहर की ओर लगेगा और गुरुत्वाकर्षण उसे अंदर की ओर खींचेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण चूंकि अधिक था, इनसाइड फोर्स अधिक होने के कारण ये जो कण है, सारे कण अंदर की ओर खींचे चले गए और जैसे जैसे खींचा गया बाहर का कण, इसका आकार क्या होता गया, छोटा होता गया और छोटा होते गया तो इसका डेंसिटी क्या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कम हुआ, मास वही है, डेंसिटी हमारा बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे इसका डेंसिटी बढ़ा, एक साइंस में आता है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत। इंग्लिश में अगर कहें तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अनुसार अगर कोई भी पिंड रोटेट कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे इसका साइज बड़ा है, तो अगर इसका रेडियस r1 मानते हैं और इसका साइज छोटा है, इसका रेडियस r2 मानते हैं, तो r1 ग्रेटर देन r2। और अगर संवेग संरक्षण के आधार पे जाएं और इसका रोटेशन का स्पीड जो है ω1 अगर मानते हैं, रोटेशन का स्पीड ω1, यहाँ पे रोटेशन का स्पीड जो है ω2, कोणीय वेग यहाँ का ω1 अगर मानते हैं, कोणीय वेग यहाँ का ω2 मानते हैं, तो संवेग संरक्षण क्या कहता है, मास दोनों जगह कांस्टेंट है। तो m मास अगर मान लेते हैं, यहाँ भी है m मास, यहाँ भी है। तो अगर फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकेंड केस, तो फर्स्ट केस का हम एंगुलर मोमेंटम अगर निकालें, तो m ω1 इंटू r1 होता है। एंड सेकेंड केस का अगर निकालें तो m ω2 इंटू r2 होगा। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम इन द फर्स्ट केस, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम इन द सेकेंड केस। लेकिन हमारा कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि दोनों एंगुलर मोमेंटम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब चूंकि यहाँ पे साइज बड़ा था तो रेडियस ज़्यादा होगा, r1 ग्रेटर देन r2, तो m तो ये कट जाएगा, तो ये आ गया ω1 इंटू r1 बराबर ω2 इंटू r2। r1 ग्रेटर देन r2 है, तो अगर इसे करें तो ये हमारा ω1 लेस देन ω2 हो जाएगा। अर्थात जिस वेलोसिटी से, जिस कोणीय वेग से पहले रोटेट कर रहा था ω1, वो कम था और अब का ω2 पहले के ω1 से क्या ज़्यादा था। तो जैसे जैसे इसका साइज सिकुड़ता गया, इसका स्पीड क्या हो गया, बढ़ता गया। किस आधार पे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के आधार पे। और चूंकि स्पीड बढ़ रहा था तो गति भी इसका बढ़ रहा था। गति की तीव्रता के कारण यह बादल, यहाँ पे जो भी मॉइस्चर थे और बादल जो गैस का गोला था, वो एक खंड में ना बटकर अलग अलग, चूँकि वेलोसिटी, जब हाई वेलोसिटी से कोई पिंड रोटेट करेगा, कोई पिंड अगर यहाँ पे देख लें कि अगर कोई ये पिंड है और इसको अगर हाई वेलोसिटी से रोटेट करा दें अपने अक्ष पे, तो ये एक ना रहकर खंड खंड में बट जाएगा, अलग अलग भागों में ये
ब्रेक हो जाएगा। तो कोई भाग कटकर अलग हो जाएगा, कोई इधर कट जाएगा, और अलग अलग खंड के कारण ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अलग अलग ये ही खंड जब हाई वेलोसिटी से रोटेट हो रहा था तो क्या हुआ, इसमें विस्फोट हो गया, क्योंकि हाई वेलोसिटी से सब साथ नहीं दौड़ सकता है। अगर जैसे कि कल्पना करें कि बहुत सारे लड़के को या बहुत सारे घोड़े को एक रस्सी से बांध दिया जाए और फिर हाई स्पीड पे दौड़ाया जाए, तो आपको क्या लगता है वो रस्सी सारे घोड़े को बांध कर रखेगी या टूट जाएगी? तो इसका आंसर होगा टूट जाएगी, क्योंकि सारे घोड़े का स्पीड क्या है, अलग अलग है, सारे अलग अलग स्पीड से भागना चाहेंगे, तो एक रस्सी में वो बंध कर नहीं रह सकते हैं, सबका कैपेसिटी अलग अलग है दौड़ने का, तो रस्सी टूटेगी, सारे घोड़े अलग अलग हो जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हुआ कि जब हाई स्पीड से रोटेट होने लगा तो उसका जो मास था अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कोई यहाँ से ब्रेक हो गया, कोई ये पार्ट इधर चला गया, ये पार्ट इधर आ गया, ये पार्ट इधर, इसी तरह असंख्य पार्टिकल, असंख्य पिंड बन गए, एक पिंड असंख्य पिंडों में बन गया। और यही थ्योरी है महाविस्फोट की थ्योरी, जो बिग बैंग की थ्योरी कहते हैं। यही थ्योरी है कि एक कणिका मात्र से सारे पिंडों का निर्माण हुआ है। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के आधार पे। जैसे जैसे रेडियस घटता गया वैसे वैसे हमारा क्या हो गया, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ता गया। और जब हाई एंगुलर वेलोसिटी पे अगर पिंड रोटेट करता है तो उसमें विखंडन होना अनिवार्य है, वो ब्रेक करेगा, और ब्रेक किया उसके सारे पिंड अलग अलग हो गए। इसी प्रकार ग्रहों का निर्माण हुआ, सारे जितने भी स्टार्स हैं, तो इस प्रकार प्लैनेट हैं, और इस प्रकार ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी का इतिहास क्या रहा, उसके सारे काल को देखेंगे, अलग अलग पार्ट में देखेंगे।